हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टराइज्ड अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली इसमें ये सर्किट जो है इसमें दो ट्रांजिस्टर्स यूज होंगे Q1 एंड Q2 और ये एक अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। तो वो क्या होता है हम लोग आगे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसके कनेक्शन चलिए आइए कर लेते हैं। इसका कनेक्शन हमें ब्रेड बोर्ड पे करना है, तो वो मैं ब्रेड बोर्ड पे आपको कनेक्शंस करके दिखा रहा हूँ। तो ये रखा हुआ है हमारा सिंपल सा प्लेन सा ब्रेडबोर्ड। अब बेसिकली ब्रेडबोर्ड जो है उसके पास में ये कुछ और भी पिन्स हमने लगाए हुए हैं, लेकिन वो पिन्स आपको यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो तो हमने जस्ट ऐसे ही लगा दिए हैं कि अगर कोई चाहे तो इस्तेमाल करे और ना चाहे तो ना इस्तेमाल करे। तो मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्टली ब्रेडबोर्ड यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए आइए उसका कनेक्शन हम लोग करके देखते हैं कि आखिर कैसे ही कनेक्शन किया जाएगा। तो ट्रांजिस्टर जो होता है, ये वाला कौन सा ट्रांजिस्टर, अगर आप ध्यान से देखेंगे सो इट्स एन NPN ट्रांजिस्टर है ना। ये एरो बाहर की तरफ है, मतलब ये NPN ट्रांजिस्टर है। अगर एरो अंदर की तरफ होता तो ये PNP ट्रांजिस्टर होता, PNP। पर अभी फिलहाल कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो NPN जो ट्रांजिस्टर है वो NPN ट्रांजिस्टर का ये एमिटर है और ये कलेक्टर है और ये बेस है ना। अरे भाई ये क्या, एमिटर, ये कलेक्टर और ये बेस है ना। एमिटर, कलेक्टर और ये बीच वाला बेस। तो इन तीनों को मैं ब्रेडबोर्ड पे यहाँ पे लगाता हूँ। अभी आप ध्यान से देखिएगा। तो ये है मेरे हाथ में ट्रांजिस्टर। इसकी जो ये नोक आपको दिख रही है मेरे अंगूठे के बिल्कुल बराबर में नोक, तो ये जो नोक निकली हुई है, इसकी जो प्रोट्रूजन है, इस प्रोट्रूजन के साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो होता है वो होता है एमिटर। अरे पहला पैर जो है ना, पहली टांग ये वाली जिसमें मैं अंगूठा रख रहा हूँ, ये एमिटर है। फिर इसके बाजू वाला बेस है। फिर ये जो है जिसमें मैं उंगली रख रहा हूँ अपनी, है ना, ये वाली उंगली, तो बेसिकली ये है आपका कलेक्टर। तो एमिटर, बेस, कलेक्टर। तो मुझे कुछ ऐसे ही तो कनेक्ट करना है ना कि एमिटर नीचे रहे, बेस बीच में रहे और कलेक्टर ऊपर रहे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये है मेरा एमिटर, ध्यान से देखो, एमिटर, ये बेस है और ये कलेक्टर है, उसके बाजू वाला ये कलेक्टर है क्या नहीं? ये जो ट्रांजिस्टर के ऊपर CL लिखा होता है ना, ये CL वाले ट्रांजिस्टर्स यूजुअली NPN ट्रांजिस्टर्स होते हैं। CL जिस पे लिखा हुआ है, देखो कोडिंग में लिखा है ना CL 100 समथिंग, तो व्हाटएवर जो भी लिखा है, तो CL वाले NPN होते हैं। तो ये जो नोक बाहर निकली हुई है, ये वाली नोक, ये जो नोक निकली जिसमें मैं उंगली मार रहा हूँ, तो ये जो नोक है ये आपका बताती है कि एमिटर किधर है। तो ये एमिटर है ना, ये बेस है और फिर ये लास्ट वाला कलेक्टर है। ठीक है, तो एमिटर, बेस, कलेक्टर मुझे इस तरीके से लगाना है, एमिटर, बेस, कलेक्टर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए आइए इसमें ब्रेडबोर्ड में फिट करते हैं। तो तीनों ही टांगे बड़े प्यार से इसकी लग गई हैं। आप ध्यान से देखिए, ये नीचे वाला एमिटर है, फिर ये ऊपर वाला बेस है और उसके जो बाजू वाला इधर वाला, अरे किधर गया भाई, मेरी उंगली कहाँ गई, हाँ यहाँ पे, तो ये कलेक्टर है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कल के पुतलो। तो बेसिकली ये है बेस, ये है एमिटर, बेस और फिर सबसे लास्ट वाला जो है वो कलेक्टर है, ये कलेक्टर है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना? तो एमिटर, बेस, कलेक्टर हो गया। ये तो एक ट्रांजिस्टर हुआ। अब भाई दूसरे ट्रांजिस्टर भी तो लगाना है। दो ट्रांजिस्टर हैं कि नहीं इसके अंदर, तो ये सेकंड वाला ट्रांजिस्टर ये भी तो लगाना है। तो इसका भी एमिटर, बेस, कलेक्टर ऐसे लगना चाहिए। ठीक है, तो अब देख सकते हो मैंने बेस की थोड़ी टांग मोड़ दी है। अरे वो बीच वाला बेस है जो एकदम जरा टेढ़ा सा दिख रहा है ना, ये जहाँ पे मैं उंगली लगा रहा हूँ, देखो अपनी बीच वाली उंगली, तो ये जो उंगली लगा के दिखा रहा हूँ ये बेस है। तो मैंने बेस की टांग मोड़ दी और उस तरफ कर दिया है ताकि बेसिकली मेरा ऐसा लग सके चीज़ें, है ना। अरे समझो, मुझे बेस पीछे की तरफ चाहिए ना। अरे पीछे क्यों चाहिए? ताकि इसकी तरह खूबसूरत दिख सके। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, अरे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बेस इधर चाहिए ना अभी, है ना। तो इसलिए मैंने पीछे पूरा ये मोड़ दिया। तो इधर नीचे एमिटर, फिर बेस, फिर कलेक्टर, ऐसा होना चाहिए। मैं वैसा करने के लिए मैंने ऐसा इसकी टांगें मोड़ी हैं। तो ये ट्रांजिस्टर भी लग चुका है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये इसका एमिटर है, वो पीछे वाला वो जो है टांग वो बेस है, और जो ये वाली टांग है ये सबसे ऊपर वाली है, अरे इधर से दिखाता हूँ, इधर से, ये वाली ये कलेक्टर है। समझे कि नहीं समझे? तो एमिटर, फिर उसके पीछे जो गया है वो इधर बेस है, और फिर इधर से जो आगे से है वो कलेक्टर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेस दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से ये देखो बेस वाली टांग है जो टेढ़ी करके मैं पीछे लाया ना ज़बरदस्ती, तो ये बेस वाली टांग है इसकी, ये वाली टांग, ये वाला पैर जो है बेस है। ओके, तो अब देखो दोनों बिल्कुल खूबसूरती से लग गए हैं। सो पहले ट्रांजिस्टर का जो है ये एमिटर है, दूसरे ट्रांजिस्टर का ये एमिटर है ना। पहले ट्रांजिस्टर का जो ये इधर दिख रहा है वो बेस है, इधर जो दिख रहा है, और वैसे दूसरे ट्रांजिस्टर मतलब
ये पहले वाले का बेस है और ये दूसरे वाले का बेस है इधर, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है साइड में, है ना, यहाँ पे। और फिर वैसे ही इस वाले का जो कलेक्टर है ऊपर की तरफ है, मतलब थोड़ा सा दिख नहीं रहा अच्छे से, वैसे ही उसका भी ऊपर ऊपर की तरफ है, ठीक है। एनीवे, तो आई होप कि अब तक भावनाएं पहुंच गई हैं, आप लोग समझ पाए मेरी बातों को। चलिए आइए बाकी कनेक्शंस करते हैं। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया कि कलेक्टर का जो पैर था ना, मतलब कलेक्टर वाला जो पैर है, कलेक्टर, वहाँ से एक निकाला है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। 1 किलो ओम कैसा होगा वो? ब्राउन ब्लैक रेड, ब्राउन ब्लैक रेड। तो ब्राउन ब्लैक, ब्राउन मतलब 1, ब्लैक मतलब 0, तो 10 हो गया। 10 हुआ कि नहीं हुआ? अरे 1 और 0 हुआ ना, ब्राउन और ब्लैक। और रेड होता है 10⁻², 10⁻² मतलब 100, तो 10 इंटू 100 करना है आपको। अरे ऊपर का 10 और ये 100, ब्राउन ब्लैक क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 1 और 0, और रेड क्या हो जाएगा? 10⁻² मतलब 100, तो 10 इंटू 100 कितना होता है? 1000। तो 1000 ओम का रेजिस्टेंस है ये। तो कलेक्टर के पैर से, देखो कलेक्टर पैर दिख रहा है इसका, अरे भैया कलेक्टर वाला पैर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इधर गया कलेक्टर वाला पैर भाई, हाँ, तो कलेक्टर वाला पैर दिखा। तो कलेक्टर वाले पैर में लगाना है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को लेके ऊपर ऊपर कहीं तो लगा देना। तो देखो मैंने यहाँ पे ऊपर इस लाइन में लगा दिए, समझ ना, इस लाइन में लगा दिए। अच्छा, कलेक्टर वाले पैर से ये भी निकलना चाहिए, देखो, तो उसी पैर से, देखो कलेक्टर का जो पैर है उसी पैर से कैपेसिटर भी निकल रहा है। कैन यू सी दैट? यस, परफेक्टली। तो कैपेसिटर का जो पैर है वो उसी जगह से निकल रहा है, और उसको लेके मैंने कहीं साइड में लगा दिए, उसको लेके मैंने साइड में लगा दिया कैपेसिटर को। और कैपेसिटर पे देखो क्या लिखा हुआ है? 104। 104 का मतलब है 10 इंटू 10⁻⁴ पीको फैरेड। 10 इंटू 10⁻⁴ पीको फैरेड का मतलब होता है 0.1 माइक्रो फैरेड। तो ये देखिए, अभी मैं 5 वोल्ट की सप्लाई लगाने वाला हूँ, इसमें मैंने 5 वोल्ट की सप्लाई निकाल के रखी है। कैन यू सी 0 टू 5 वोल्ट? यस, 5 वोल्ट की सप्लाई मैं अभी लगाने वाला हूँ। और जो ये जो दो कैपेसिटर्स है, कौन से? RC1 और RC2, ये दोनों मैं लेने वाला हूँ। RC1 RC2 हज़ार लेने वाला हूँ। तो हज़ार, तो देखो RC1 भी 1000 है, RC2 भी 1000 है। ये देखो यहाँ पे RC1 कलेक्टर में जो रेजिस्टेंस लगा है उसको क्या बोलते हैं? RC। तो RC1 भी 1000 है, RC2 भी 1000 है, ठीक है, RC2 भी 1000 है। और जो दोनों कैपेसिटर ले रहा हूँ C1 और C2, ये दोनों जो हैं 104 लिखा हुआ है। 104 का मतलब, लिसन, 104 लिखा है ना, तो उसका मतलब होता है 10 इंटू 10⁻⁴। तो ये 10 ये हो गया, और ये 4 मतलब 10⁻⁴। तो पीको फैरेड में इसकी वैल्यू होती है, पीको फैरेड। तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻12, पीको मतलब -12। तो ये बन गया 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻12, यानी कि 10⁻⁻7 फैरेड, यानी कि ये हो गया 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। 10⁻⁻6 का मतलब होता है माइक्रो, तो ये माइक्रो फैरेड हो गया, और 10⁻⁻1 का मतलब होता है 0.1, तो 0.1 माइक्रो फैरेड आ गया। अरे हाँ के ना, तो 0.1 माइक्रो फैरेड के मैंने दो कैपेसिटर्स भी लगा दिए हैं। C1 C2 कहाँ पे लगाए हैं? इनका पैर देखो यहाँ पे कलेक्टर में घुसा हुआ है। कैन यू सी दैट? सो कलेक्टर में दोनों का पैर लगा हुआ है ना, सो इसका भी और उसका भी पैर कलेक्टर में लगा हुआ है। देखो कलेक्टर, ये देखो पूरे सब पैर है ना एक साथ कलेक्टर से जुड़े हुए हैं। अरे ब्रेड बोर्ड में ऊपर से नीचे ना जुड़ा हुआ रहता है, ये 5 डॉट्स जुड़े हुए रहते हैं। तो ये देखो ना, ये उन्हीं 5 डॉट्स में से 3 डॉट्स ऑक्यूपाई कर लिए ना, उन्हीं 5 में से जो 3 गैप्स हैं, डॉट्स हैं, होल्स हैं, उनमें तीनों चीज़ें डाल दी हैं। तो हमारा जो ये वाला कनेक्शन है बाहर बाहर वाला, ये हो गया कौन सा? ये वाला कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन हो गया। और कैपेसिटर वाला कनेक्शन, ये कैपेसिटर वाला कनेक्शन, ये दोनों हो चुका है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब कैपेसिटर से आगे का जो पैर है ना, वहाँ से भी आपको RB1 लगाना है, RB2 लगाना है, और ये बदलते रहेंगे, ये रीडिंग के हिसाब से बदलेंगे। तो अभी शुरुआत में मैं लगा रहा हूँ दोनों को 3.3 किलो ओम लगा रहा हूँ, 3.3। जब रीडिंग बदलेंगे तो फिर आपको एक बार लगा देना है, लेट से 10,000, 15,000, फिर कभी 15,000, 10,000, मतलब अपने हिसाब से अलग अलग लगाइए। मतलब एक बार अलग लगाइए, एक बार सेम लगाइए, समझ रहे हैं? फिर इंटरचेंज कीजिए, कुछ तो कीजिए मतलब। तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी हैं। तो RB1 RB2 अभी फिलहाल मैं सेम लगा रहा हूँ। सो 3.3 किलो ओम दोनों में लगा रहा हूँ। तो 3.3 का मतलब मुझे लेना होगा ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। तो ये देखिए, ये है ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। तो बेसिकली यही है हमारा मतलब 33 सॉरी 33 नहीं, 3.3 किलो ओम। ये RB1 है, फिर आएगा RB2। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3.3 किलो ओम, ठीक है, RB2 और RB1 में। तो इसे कैसे कनेक्ट करना है?
कैपेसिटर की दूसरी टांग से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये रही कैपेसिटर की दूसरी टांग, वहाँ से लेके इसे भी ऊपर ले आके छोड़ देना है ऊपर। चलो भाई घुस जाओ, घुस गया। तो कैपेसिटर की जो दूसरी टांग थी वहाँ से लेके ऊपर लेके छोड़ दिया। ऊपर कहाँ? जहाँ पे पहले 1 किलो ओम जुड़ा हुआ था, RC1 जुड़ा हुआ था। अबे देखो, RC1 और RB1 साथ में होना चाहिए। और ब्रेडबोर्ड में ये पांच ऐसा सब जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों भी जुड़ गए ना, ये दोनों भी जुड़ गए, RC1 और RB1 जुड़ गए। अब RB1 और कैपेसिटर का जो कॉमन पेयर है उसे ले जाना है बेस ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर। ये देखो, कैपेसिटर और RB1 का जो कॉमन पेयर है उसे कहाँ ले जाना है? बेस ऑफ द सेकेंड ट्रांजिस्टर, बेस ऑफ द सेकेंड ट्रांजिस्टर। चलिए ले जाते हैं। तो ये रहा इन लोग दोनों का कॉमन पेयर, इसे कहाँ ले जाना है? बेस ऑफ द सेकेंड ट्रांजिस्टर। सेकेंड ट्रांजिस्टर का बेस किधर? इधर है, तो वहाँ ले गए। देखो ले गए कि नहीं ले गए भाई? अबे चेक करो। अरे नहीं, गलत हुआ। और बाजू में नहीं, ऊपर लगाना है। अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। देखो इसके ऊपर लगाना है, क्योंकि समझ रहे हो ना, क्योंकि क्या होता है कि इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है ये होल्स। तो बेस के जस्ट ऊपर लगाना है। बेस के जस्ट ऊपर मैंने लगा दिया, तो बेस को पहुंचा दिया मैंने। समझ रहे हो? मतलब बेस को पहुंचा दिया इन द सेंस, इन दोनों का जो कॉमन पेयर था, कॉमन पेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, तो कॉमन पेयर के बीच में से निकाला इसे, इस वायर को, और इसे लगा दिया मैंने ट्रांजिस्टर, दूसरे ट्रांजिस्टर के कहाँ लगाया है? बेस में लगाया है। सेम टू सेम सेकेंड जो ट्रांजिस्टर था उसका जो मतलब यानी कि ये था कैपेसिटर का दूसरा पैर। तो बेसिकली कैपेसिटर के दूसरे पैर से जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही लगा दिया और ऊपर लेके छोड़ दिया। अरे जैसे यहाँ पे किया है सेम टू सेम, बिल्कुल सिमेट्रिक वहाँ भी आपको करना है ना। और फिर जैसे यहाँ वायर लगाए दोनों के कॉमन पैर से, किसके? कैपेसिटर का दूसरा पैर और रेजिस्टेंस का जो कॉमन पैर है, अरे मतलब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का जो कॉमन पैर है वहाँ से एक वायर आपको लगाना है। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने लिया, देखिए कहाँ से लिया भाई? दोनों के बीच में से, कैपेसिटर और रेजिस्टर के बीच में से लिया और इसे लगाना है इसके बेस में, Q1 के बेस में। Q1 का बेस किधर है भाई? इधर है, Q1 का बेस इधर है, तो यहाँ लगाना है, इस होल में लगाना है। समझ रहे हैं? तो बराबर से लग जा भाई। सो ये लग गया, तो ये लग चुका है। देखिए बिल्कुल एकदम कनेक्शन हो चुका है, क्रॉस कनेक्शन एक तरीके से। तो जैसे ये देखिए 2 वायर्स का क्रॉस कनेक्शन है। यहाँ से निकला कैपेसिटर और रेजिस्टेंस से, C1 RB1 से निकला Q2 में गया, वैसे ही C2 RB2 में से निकला और Q1 में गया। तो ये जो पीला वाला है C1 RB1 में से निकल के, C1 और RB1 में से निकल के ट्रांजिस्टर में गया, मतलब Q2 में गया, Q2 के बेस में। वैसे ही जो ये नीला वायर है वो निकला C2 और RB2 में से और Q1 के बेस में गया। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? आई होप कि ये बातें तुम्हारे समझ में आई हैं। तो ये कनेक्शन अभी पूरा हुआ नहीं, अभी और भी बचा है। अब क्या करना है कि जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, इसका VCC ये उठा के देखो यहाँ लगाना है, जो मैंने लगा दिए। कहाँ पर? अरे जहाँ पे सब वायर्स लाके छोड़े हैं ना, कहाँ लाके छोड़े? देखो यहाँ लाके छोड़े ना, अपनी सेकंड लाइन में, पहली लाइन में नहीं, सेकंड लाइन में लाके छोड़े। तो यहाँ पर ही ये लगना चाहिए प्लस VCC। समझ गए? प्लस 5 वोल्ट। अबे अकल के पुतलो ध्यान दो, ये चारों जहाँ लाके छोड़ा है उसी लाइन में आपको लगाना है प्लस VCC, मतलब 5 वोल्ट लगाना है। 5 वोल्ट इज द प्लस VCC। समझ गए? प्लस 5 वोल्ट। तो मैंने वही किया ना, जहाँ पे चारों लोग जुड़े हुए हैं। देखो, एक, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये चारों जहाँ जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि ये ना हर 5 के बाद बीच में टूट जाता है। हर 5 के बाद इन द सेंस ये पूरा 5 का एक ग्रुप है, फिर दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 5वां ग्रुप। वैसे ही 1 2 3 4 5, तो ये 2 5 के बीच में जो गैप है ना, ये गैप है ना, टूटा हुआ गैप है। तो इस गैप को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए जंपर लगाते हैं हम, जंपर वायर। तो ये लग गया हमारा जंपर लगते ही अब ये चारों एक्चुअल में कनेक्ट हो गए, वरना पहले कनेक्टेड नहीं थे। ये दो तो आपस में कनेक्टेड थे, ये दोनों, वैसे ही ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे, लेकिन ये चारों आपस में कनेक्टेड नहीं थे। जंपर लगाते ही बेसिकली ये ऊपर की पूरी 10 लाइन्स जुड़ गए, 10 ग्रुप जुड़ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप है ना,
10 ग्रुप जुड़ गए। हाँ क्या ना भाई? ओके, तो चलिए ऊपर का कनेक्शन तो हो गया। अब जो पावर सप्लाई है उसका जो माइनस वाला है, लो लो पोटेंशियल है, उसे मैंने नीचे लाके छोड़ दिया। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। ये जो बैटरी है, इस बैटरी का, इस पावर सप्लाई का माइनस नीचे की तरफ मैंने लाके छोड़ दिया। और इस माइनस से आपको क्या कनेक्ट करना है? एमीटर, Q1 का भी और Q2 का भी एमीटर। तो अब दोनों के एमीटर देखो, यह एमीटर है और ये एमीटर है, दोनों के एमीटर को हमें नीचे लाके छोड़ना है, नीचे। तो इसका एमीटर भी हमने, देखो एमीटर, देखो ध्यान से, उसे नीचे लाके छोड़ दिया। उसका भी जो एमीटर है उसे भी हमने नीचे लाके छोड़ दिया। और ये नीचे जो ग्राउंड है ये आपस में भी कनेक्ट हो जाए। अरे ये जो है बैटरी का जो काला वाला, तो बेसिकली लोअर पोटेंशियल सब एक सभी को मिले, इसलिए बीच में जंपर भी लगा दिया है ना, क्योंकि यहाँ से वायर टूटा हुआ है ना। 5 का ग्रुप इधर है लेफ्ट में और 5 का ग्रुप राइट में, तो ये सब जुड़ जाएं, इसलिए यहाँ पे जंपर भी लगा दिया। आई होप कि ये बेसिक सी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब हमारे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। खाली देखो C1 और R1 का जो पहला पैर, मतलब कॉमन पैर, RC1 का और C1 का कॉमन पैर, वहाँ पे आउटपुट है और यहाँ पे भी आउटपुट है। कहाँ पर? C2 और RC2 के कॉमन पैर पे। तो वहाँ पे आउटपुट के लिए हमें वायर्स निकालना पड़ेंगे और वो आउटपुट हमें देखना होगा इस चीज़ में, जिसे हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यानी कि CRO। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्या किया कि वो जो RC1 और C1 था, ध्यान से देखो, ये है हमारा RC1 बराबर, ये RC1 और ये क्या C1 है। इन लोग दोनों का जो कॉमन पैर है ये वाला, अरे कॉमन पैर देखो ना दोनों का, दिख रहा है कॉमन पैर? तो उसमें मैंने ये लाके छोड़ दिया ये। तो इससे क्या होगा, इसको मैं CRO में लगा सकता हूँ, CRO के प्रोब में प्लस में लगा सकता हूँ। वैसे ही उधर जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का जो कॉमन पेयर है, किसका? RC2 का, RB2 का, और RC2 और C2 का जो कॉमन पेयर है, इसमें भी लेके मैं ये जो है CRO में लगा दूंगा। ठीक है, अब CRO का जो प्रोब होता है उसमें प्लस माइनस दोनों होता है, तो दोनों के प्लस, मतलब देखो CRO के 2 चैनल है ना, पहला चैनल का प्लस इधर लगेगा, दूसरे चैनल का प्लस इधर लगेगा, समझ गए? तो दोनों चैनल के प्लस का तो इंतजाम हो गया, माइनस का भी इंतजाम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने नीचे क्या किया, जो माइनस है, लोअर टर्मिनल है, अरे ये लाइन माइनस की लाइन है ना भाई, तो मैंने माइनस जो ये था ये वाला और माइनस जो ये था उसके लिए, दोनों के लिए इंतजाम कर रखा है पहले से। तो चलिए ये प्रोब CRO के कनेक्ट करते हैं। तो CRO का जो पहला चैनल है, फर्स्ट चैनल, तो ये जो पहला चैनल है, पहला वायर, इसका जो प्लस है ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अरे इसी सफ़ेद वाले में, जो सफ़ेद वाला हमने जोड़ा था ना भाई, उन दोनों के कॉमन में है ना, उन दोनों के कॉमन में जो जोड़ा था RC1 और C1 के, तो उसको मैंने प्लस वाला लगा दिया। अब CRO का जो माइनस है, अरे CRO के चैनल का जो प्रोब का जो माइनस है उसे नीचे लगा दिया। वैसे ही जो दूसरा चैनल है ये वाला, ये देखो, तो ये जो ब्लैक वाला था है ना, दोनों के कॉमन में से निकला था RC2 और C2 के कॉमन में से, तो वहाँ से निकाल के CRO का जो दूसरा रेड वाला, देखो ना, मतलब रेड वाला इन द सेंस CRO के सेकंड चैनल का रेड वाला, सेकंड प्रोब का रेड वाला वहाँ लगा दिया, और माइनस वाला वैसे ही वापस यहाँ लगा दिया। तो ये देखिए, तो CRO जो कनेक्ट होगा वो यहाँ कनेक्ट होगा प्लस, और यहाँ ग्राउंड में कनेक्ट होगा माइनस। वैसे ग्राउंड मतलब क्या? लोवेस्ट पोटेंशियल, तो माइनस में लगाना है इधर आपको, है ना, तो प्लस इधर, माइनस इधर, लाल इधर, काला इधर, वैसे लाल इधर, काला इधर, समझ गए दोनों। अब ये चीज़ हम लोग ऑन करके देखेंगे। तो CRO का बटन दबा के जो है मैंने इसे ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो दोनों ब्लैक बटन है वो प्रेस्ड हैं, मतलब ग्राउंड है, यानी कि सिग्नल यहाँ से तो निकल रहा है और वहाँ से भी निकल रहा है। अरे यहाँ से और वहाँ से सिग्नल निकल रहा है। अच्छा भाई, तब इसको 5 रखना है, तो सिग्नल यहाँ से भी और यहाँ से भी निकल रहा है आउटपुट में, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच रहा क्योंकि ग्राउंड है। तो ग्राउंड से हटाना है, ग्राउंड से हटाते आप देख सकते हैं कि सिग्नल हमें आ चुका है ना। तो सिग्नल हमें आ चुका है, ये जो है थोड़ा चल रहा है, तो इसे मैं थोड़ा रुकाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी कैसे रुका पाता हूँ कि नहीं मैं। तो थोड़ा होल्ड ऑफ से ट्राई करता हूँ, थोड़ा स्लो करने का, फिर लेवल से ट्राई करता हूँ। यस, रुक गया, ये रुक गया। हाँ, ये परफेक्ट है, खूबसूरत दिख रहा है। अच्छा, वैसे नेकेड आइज से देख रहा हूँ मैं, मतलब मैं अपनी खुद की आंखों से देख रहा हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से रुका हुआ दिख रहा है। ये आपको बस चल चल के दिख रहा होगा, मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये रुका हुआ है। आँखों पे अगर मतलब आँखों से देखेंगे आप डायरेक्टली तो आपको नज़र आएगा। और
जो है ये बिल्कुल ऐसे ही शेप आना चाहिए था, है ना। ऐसे शेप जो हमें आया है बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है। क्यों आना चाहिए था मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका ग्राफ दिखा देता हूँ आपको, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए, इसकी शक्ल देखिए, ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये नीचे है। अरे एक ऑन स्टेट में एक ऑफ स्टेट में है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इट्स लाइक दैट, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, यहाँ पे भी देखो, ये देखो, ये ऊपर है तो ये नीचे है, फिर ये नीचे है तो ये ऊपर है, ये ऊपर है तो फिर नीचे है। देखो देखो, ये नीचे है तो ये वाला ऊपर है, ये ऊपर मतलब ये ऊपर है तो ये नीचे है। अबे समझे कि नहीं समझा कल के बदलो, तो बिल्कुल परफेक्ट है वो। और शायद अब रुक जाए, हाँ देखो रुक गया, दिख रहा है लेकिन वो पूरा फ्रेम में नहीं आ पा रहा है, फिर रुक गया, यहाँ पे रुक गया, बिल्कुल परफेक्ट रुक गया है, लेकिन वो पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं? मतलब रुक गया इन द सेंस, मेरे लिए तो पहले से रुका हुआ है, नेकेड आइज से देखने पे, नेकेड आइज, समझ रहे हैं ना, मतलब आंखों में डायरेक्टली देखना है, मतलब बिना किसी मदद के तो बराबर दिख रहा है। और जो भी है, जो भी चलिए खैर, वो आप समझ पा रहे हैं। मोबाइल में थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है, वो चलता हुआ दिख रहा है, तो मोबाइल में आप लोगों को चलता हुआ दिख रहा है, वो फ्रेम रेट का पूरा कमाल है। आपको ये जो ग्राफ आया है, बेसिकली इसी ग्राफ को आपको एग्जैक्टली है ना इधर बनाना है। देखिए यहाँ पर है ना बच्चों ने प्लॉट किया हुआ है ग्राफ, तो बेसिकली लोग ने एक्स एक्सिस पे देखिए क्या लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड लिया है, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 2 वोल्ट्स लिया है, 2 वोल्ट के बराबर लिया है। तो इनको VC1 और VC2 का जो आउटपुट है उसका ग्राफ आ रहा है ऐसा, है ना। तो यही ग्राफ वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, वही ग्राफ हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं। और इसका टाइम और हाइट वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। टाइम कैसे मिलेगा भाई? तो देखो, इसको एक साइड में करता हूँ, एक साइड में, ठीक है। तो एक साइड में किया, तो यहाँ से यहाँ की जो चौड़ाई है वो T है ना। अरे यहाँ से की चौड़ाई है कितनी है अभी? अभी फिलहाल कितना दिख रहा है? देखो वो देखो, कुछ 1.6 दिख रहा है। कैन यू सी दैट 1.6? यस, यू कैन इजीली सी 1.6 जा रहा है। अबे 1.6 बोले तो ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, फिर उसके आगे एक और जो है ना वो 0.2 है, फिर एक और आगे जाओगे तो 0.4 है, फिर एक और आगे जाओगे तो 0.6 है। तो 3 लाइन्स पहुँच गया ना, तो 3 लाइन मतलब 0.6, तो 1.6, तो 1.6 है। तो वही प्लॉट किया यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा पहले किया था, उनको कुछ 1.8 आ रहा था, तो उन्होंने 1.8 किया। मुझे 1.6 आ रहा है तो मैं 1.6 करूँगा। बट बेसिक आइडिया आपको समझ में आएगा ना कैसे प्लॉट करना है ना। तो ये जिसको आपको प्लॉट करना है, और ये हाइट कैसे करेंगे भाई, ये हाइट कैसे प्लॉट करेंगे? तो हाइट के लिए इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, है ना, इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। ओके, तो इस नॉब से इसको ऊपर लेके गए, तो आप देख सकते हैं 2.4 के आसपास इसकी हाइट है, 2.4 के आसपास, राइट। तो बच्चों को भी देखो 2.4 ही आया है, तो 2.4 के आसपास इसकी हाइट है। तो 2.4 पे बच्चों ने इसे बनाया है हाइट में। अरे देखो ना यार, 1 2 और फिर उसके ऊपर 4 लाइन्स, 2.4। अच्छा वो स्केल यहाँ से लिखते हैं, बाय द वे स्केल कैसे लिखते हैं? ये देखो ना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 मिली सेकेंड, सॉरी बच्चों ने गलती से उसको सेकेंड लिखा है, इट इज़ मिली सेकेंड। तो 1 सेंटीमीटर 1 मिली सेकेंड है, ये टाइम बेस हो गया, 1 मिली सेकेंड। अबे समझो, यहाँ पर जो है ना मिली सेकेंड आएगा, मिली सेकेंड, 1 मिली, 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, समझ गए, 1 मिली सेकेंड आएगा। और यहाँ पर 2 वोल्ट कैसे आएगा? ये देखो नीचे देखो, दिख रहा है वोल्ट, वोल्टेज दिख रहा है, तो 2 वोल्ट, 2 पे रखा हुआ है ना, तो 1 सेंटीमीटर 2 वोल्ट है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। समझ गए? तो 1 मिली सेकेंड और 2 वोल्ट, वाई एक्सिस पे 2 वोल्ट और एक्स एक्सिस पे 1 मिली सेकेंड। ओके, तो ये दो ग्राफ्स आपने प्लॉट कर दिए। अब अगले दो ग्राफ्स भी हैं इसके अंदर, देखो देखो इसके, उसको देखो ध्यान से। ये दो ग्राफ्स तो आ गए, कहाँ पे देखा था? VC1 मतलब कलेक्टर पे देखा था। अब बेस पे भी देखो, बेस पे ऐसा डिज़ाइन आना चाहिए बेस पे। अरे जो हमारा ट्रांजिस्टर उसके कलेक्टर पे देख लिया ना भाई, कलेक्टर पे। अब बेस पे देखेंगे, तो बेस के लिए देखो मैंने क्या कर रखा है, बेस कहाँ है भाई इन दोनों का? तो बेस है यहाँ, यहाँ पे बेस है ना। अरे ये देखो, ये बीच की टंगड़ी, ये बेस है। तो बेस की जो टांग है वहाँ पर ये वायर लगाया है ना, इस पर आउटपुट देखेंगे अपन। वैसे इसकी भी जो बेस की जो टांग है वो इधर है, इधर। तो उस पर देखो लाल वाला तार लगाया है, ये तो लाल वाला तार लटक रहा है ना हवा में। हाँ, तो इस पर अब अपन आउटपुट देखेंगे, ठीक है। तो कलेक्टर पे तो देख लिया, अब आइए बेस पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कलेक्टर पे देख चुके हैं, अब बेस पे हम लोग देखेंगे। तो कलेक्टर पे से इसका मैं पीछे छुड़ाऊँगा, इसको हटा दूंगा यहाँ से, तो वहाँ से हटा दिया और बेस पे लगा दिया, बेस पे, है ना। अबे देखो इधर ध्यान से, इस पे लगाया सफ़ेद वाले पे, ठीक है, दिख रहा है। अब वैसे ही यहाँ से इसका पीछे छुड़ाऊंगा यहाँ से, और इसको इस लाल वाले पे लगाऊंगा, बेस पे लगाऊंगा, बेस। तो लगाने के बाद बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया ग्राफ आना शुरू हो गया। उनको ऊपर ले लेता हूँ, ये देखिए, थोड़ा, हाँ ऐसा करके दिखा रहा हूँ तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है ना।
तो अच्छा, अब जब प्लॉट करते हैं ना, ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो पहले क्या करने का मालूम है, पहले ग्राउंड का है ना, ग्राउंड लाइन बहुत पहले देख लेने का। क्योंकि देखो ये ग्राफ देखो जरा ध्यान से, ये जो लाइन दिख रही है ना, ग्राउंड लाइन इन द सेंस, जब कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है तो यहाँ पे CRO की लाइन होना चाहिए, और सिग्नल आते ही कुछ पार्ट ऊपर है कुछ पार्ट नीचे है ना, ये जो स्पाइक जैसा दिख रहा है वो नीचे है, तो वैसे ही इसका कुछ होना चाहिए। समझो इस बात को, अरे ये पूरी स्पाइक है नीचे, समझ रहे हो, तो वैसे ही कुछ होना चाहिए। तो मैं ग्राउंड दबा दे रहा हूँ, पहले ग्राउंड दबा रहा हूँ, देखो देखो काला वाला दबा रहा हूँ मैं, प्रेस कर दिया तो लाइन कहीं तो चली गई ना। अच्छा, ये जो दूसरा वाला पहले से हटा देता हूँ साइड में, इसको मैं देखो नीचे हटा दे रहा हूँ, पहले वाले को ही मैं लेके जा रहा हूँ बीच में, बीचों बीच। अरे पहले वाले को स्क्रीन के बीचों बीच ले गए, अब ग्राउंड पे से हटाता हूँ तो देखो ग्राफ आया, ग्राउंड से तो थोड़ा ऊपर चला गया। अबे गया कि नहीं गया, तो कुछ पार्ट ऊपर है और बहुत सारा पार्ट नीचे, स्पाइक नीचे है। तो बिल्कुल ये वैसे ही, कुछ पार्ट ऊपर है और बहुत सारा स्पाइक नीचे है। और ये जो दिख रहा है ना, ऐसा थोड़ा सा उखड़ा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा उखड़ा हुआ, देखो यहाँ पे भी है देखो उखड़ा हुआ दिख रहा है यहाँ से थोड़ा सा। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कल के पुतलो, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, दिख रहा होगा। तो बेसिकली इस तरीके से है ना, फिर वापस से नई स्पाइक स्टार्ट होती है। देखो बाजू में जाके तो मैं स्पाइक दिखा भी देता हूँ आपको, देखो दिख रही है ना, ऐसे स्पाइक बन रही है। अरे वो CRO में आ नहीं पाएगा यार, इतना इतना ये है, मुश्किल होता है ना आना इसके अंदर। तो बेसिकली अब आप देख पा रहे होंगे आई गेस, है ना, तो आप लोग समझ पाए इसको। तो ये VB1 है। अच्छा, इसे अब ऊपर हटा देता हूँ, दूसरे को लेके आता हूँ, ये वाले को, इसका भी वही हाल होगा। पहले दबाता हूँ ग्राउंड, तो ग्राउंड लाइन पे लेके आता हूँ, मतलब ग्राउंड लाइन को बीच में लेके आता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है भाई। फिर ग्राफ मतलब फिर यहाँ से हटाएंगे, हटाते ही वो थोड़ा ऊपर चला गया, देखो थोड़ा पार्ट लाइन से ऊपर चला गया और बाकी का पार्ट लाइन से नीचे है। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग रियली? आई होप सो। सब रुकाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, रुकाने की इन द सेंस वो राइट में जो जा रहा है ना, वो चीज़ रुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वो एक जगह पे टिका हुआ नहीं है ना, ग्राफ बनाने में दिक्कत हो सकती है। बाकी उसकी फ्लिकरिंग में रोक नहीं सकता, जो ये बार बार चमक रहा है बंद हो रहा है, वो रोक नहीं सकता मैं, क्योंकि वो चीज़ जो है वो तो होगी, क्योंकि फ्रेम रेट का इशू है ना मोबाइल में, और इसके बीच में फ्रेम रेट का कुछ तो डिस्क्रिपेंसी है, असिंक्रोनाइज्ड है, अनसिंक्रोनाइज्ड। तो ये फाइनली रुक गया है होल्ड ऑफ और लेवल की मदद से। तो ये ग्राफ्स आपको बना लेने, ठीक है। तो दोनों ऐसे आने वाले हैं, लेकिन ये देखो बिकॉज एक ऑन एक ऑफ होता है, तो इसलिए चार्जिंग जो कैपेसिटर की है, चार्जिंग में भी फ़र्क होगा, है ना, ये कैपेसिटर की वजह से आता है ज़्यादातर। तो बेसिकली ये जो है मैं दोनों एक साथ में अब दिखा देता हूँ आपको। इसको नीचे कर रहा हूँ सेकंड वाले को, और फर्स्ट वाले को ऊपर ला रहा हूँ, मतलब इसके जस्ट ऊपर ला रहा हूँ। अरे कुछ हिल गया लग रहा है। तो आई होप कि आप देख पा रहे हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये देखो इसकी नीचे जब स्पाइक गई है तो ये ऊपर दिख रहा है ना, ये ऊपर दिख रहा है, और जब ये ऊपर है तो इसकी स्पाइक नीचे है ना। तो वैसा ही तो बेसिकली दोनों के साथ में रिलेशन है। अरे ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं अकल के पुतलो? ये देखो ये ऐसे करके गया बराबर, तब ये एकदम फ्लैट है। तो देखो इधर देखो, ऊपर वाला जब ऐसे करके गया है तो ये एकदम फ्लैट है, कैन यू सी दैट? और जब वो फ्लैट है तो ये इस तरीके से नीचे गया है, देखो। तो जब ये वाला फ्लैट है तो ये नीचे गया है, राइट। तो परफेक्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे पहले 4 ग्राफ्स बनाने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये 4 ग्राफ्स पहले बना। अच्छा, अगर आप ध्यान से अब देखेंगे तो मैंने क्या करने की कोशिश की है कि मैंने ना दोनों को सेम फ्रेम में लाने की कोशिश की है। मतलब समझ रहे हैं, एक जो है मतलब यानी कि हमारा जो आउटपुट आ रहा था स्टार्टिंग वाला, और एक जो बाद में आ रहा था, दोनों को एक ही फ्रेम में लाने की कोशिश की है। तो मैं एक ही का देख रहा हूँ खाली। समझ पा रहे हैं मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, चारों ग्राफ तो इधर देख नहीं सकते, क्योंकि चारों ग्राफ के लिए 4 चैनल तो है नहीं, 2 ही चैनल है। तो मैंने क्या किया कि एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगा दिया, एक ट्रांजिस्टर के बेस पे लगा दिया। समझ रहे हैं? तो एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगा दिया वायर, और एक ट्रांजिस्टर के बेस पे लगा दिया। तो उस हिसाब से मैं दोनों चीज़ें एक ही फ्रेम में देख पा रहा हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि चाहे ये ग्राफ देखो चाहे ये ग्राफ देखो, टाइम जो बेस है, टाइम बेस, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अरे टाइम बेस दोनों में, मतलब टाइम दोनों में सेम आएगा। टाइम पीरियड अगर आप निकालते हैं कि किस टाइम के लिए ट्रांजिस्टर ऑन या ऑफ है, तो बेसिकली वो बहुत ही ईजीली आप निकाल सकते हैं, जो कि सेम आने वाला है। समझ रहे हैं? दोनों में से किसी भी ग्राफ से। लेकिन वोल्टेज निकालना है तो हमें कलेक्टर के अक्रॉस देखना है, वोल्टेज हमें कलेक्टर के अक्रॉस देखना है, तो हमें ये वाला ग्राफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं एक काम क्या करता हूँ कि दोनों ग्राफ सेम पुराना वाले कलेक्टर वाले बना देता हूँ। अरे ये बेस वाला ग्राफ है, ये कलेक्टर वाला ग्राफ है, तो कलेक्टर के ग्राफ से ही मैं टाइम भी निकालूंगा, टाइम फॉर विच द ट्रांजिस्टर Q1 इज ऑफ एंड टाइम फॉर विच द ट्रांजिस्टर Q2 इज ऑफ, है ना। तो वो निकालना है, तो मैं दोनों के कलेक्टर में ही लगा देता हूँ।
अभी मैंने क्या किया कि एक के बेस में लगाया, कि मतलब एक के कलेक्टर में एक के बेस में लगाया हुआ है, तो मैं दोनों के कलेक्टर में ही वापस लगा देता हूँ शुरुआत से, और फिर उसका जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या आना चाहिए और वो हमें क्या मिल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो मुझे कितना आ रहा है एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सर्किट में किए हैं थोड़े से मॉडिफिकेशन, अभी जस्ट मॉडिफिकेशन किए हैं। मैंने किया क्या है ना कि ये जो मेरा फिक्स वाला कैपेसिटर लगा हुआ था ना, ये जो देखो ना फिक्स टांगे थी ना इसकी, ये 104 वाला कैपेसिटर, 104 मतलब यानी कि 0.1 माइक्रोफैरड वाला। तो ये जो 0.1 माइक्रोफैरड वाला था कैपेसिटर, इसे मैंने हटा दिया सर्किट से, इसे मैंने सर्किट में से हटा दिया है और उसकी जगह पे ये वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया। आप बोलेंगे सर इतना बड़ा डब्बा ये क्या चीज़ है? तो एक्चुअल में ये जो चीज़ है ये फिक्स कैपेसिटर है ना, इसकी वैल्यू बदली नहीं आ सकती, इसकी वैल्यू जो है वो रहेगी 0.1। इसकी वैल्यू बदल सकते हैं अगर आप चाहें, आपकी मर्जी है, तो ये मॉडिफिकेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप 0.1 से लेके काम चला सकते हैं। बट मैंने 0.1 ना लेके बेसिकली मैं अलग अलग ट्राई करना चाह रहा था, मेरे लिए ट्राई करना चाहता। स्टूडेंट्स को करने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट सिर्फ 0.1 लेके काम कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर भी अभी 0.1 रख दिया है। ये देखिए, इसका नाम है डिकेड कंडेंसर। डिकेड मतलब 10-10 की वैल्यू में बदलता है, मतलब 10 मतलब स्टेप में बदलता है, स्टेप में। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये 10 तक जाता है, डिकेड कंडेंसर बॉक्स है। और ये क्या है, 0.1 के स्टेप में, तो यहाँ पे लिखा है 0.1 MFD माइक्रोफैरड। तो 0.1 ऐसा करके चेंज होगा ये, तो यानी कि ये 0.1 है, ये 0.2 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से ये पूरा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 0.1 रखे, देखो यहाँ पे डिंपल दिख रहा है आपको, यस। तो ये 0.1 पे मैंने इसको रखा है नॉब को, मैं चाहूँ तो इसे घुमा के 0.2 पे भी रख सकता हूँ। तो फिलहाल मैंने 0.1 पे रखा इसको भी। और मैंने किया क्या, अरे जहाँ पर मेरा कैपेसिटर लगा था, कहाँ पे लगा हुआ था? कलेक्टर और आरबी के बीच में। अरे ये जो रेजिस्टेंस है और कलेक्टर है उस पाँव के बीच में लगा था, वहीं पर मैंने इसके दो पैर यहाँ लगा दिया, उसको उखाड़ दिया और इसके दो पैर लगा दिए। तो देखिए इसके दो पैर जो हैं कहाँ जा रहे हैं, देखो ये दो पैर हैं। तो ये जो दो पैर हैं ये आपको दिख रहे हैं, एक कलेक्टर पे लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस पे लगा हुआ है, ठीक है। वैसे ही यहाँ का भी जो कैपेसिटर था उसको उखाड़ दिया मैंने और बेसिकली उसकी जगह पे इसके दो पैर लगा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बनाया। अब वेव भी हल्की सी थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि मैंने एक और मॉडिफिकेशन किया। जो 33 किलो ओम मैंने ले लिया था गलती से, मैंने बोला था 3.3 बट वो 33 था। उसमें था ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, एक्चुअल में मुझे लेना था ऑरेंज ऑरेंज रेड, तब जाके 3.3 बनता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वेव तो आ रही थी, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आ रहा था। तो मैंने अब उसे चेंज किया है और अब जाके मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या रिजल्ट नोट डाउन करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर मेरी RB1 और RB2 की वैल्यू क्या है मैं लिख देता हूँ अभी। तो मेरा RB1 और RB2 जो है मेरा कितना है, 3.3 है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3.3, ठीक है। सो ये हो गया 3.3, किलो में लिख रहा हूँ, किलो में। और ये भी आ गया 3.3, समझ रहे हैं? 3.3 लिख दिया मैंने। दोनों मेरा 3.3 है ना। अरे भाई दोनों ही तो मेरा, ये देखो ध्यान से, ये दोनों 3.3 के ही हैं, ऑरेंज ऑरेंज रेड। कलर कोड तो आपको पता ही होगा। तो 3.3 वाला ले लिया। और कैपेसिटर मैंने किस पे रखा हुआ है, 0.1 माइक्रोफैरड पे रखा हुआ है। तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है वो पहले चेक करते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर मैं देखूं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 0.7 मल्टीप्लाइड बाई मेरा RB2 जो है। RB2 कितना है भाई, RB2 3.3 किलो मतलब इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 0.1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। जब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो मुझे आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.23 मिली। अरे 2.31 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है ना, इसका मतलब हो गया 0.23 मिली सेकेंड। मिली मतलब 10⁻⁻3, समझ रहे हो? तो मेरा जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो है 0.23 इंटू 10⁻⁻3। ये एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स सी, ये एक्सपेक्टेड है। अब इसको हम लोग बेसिकली ऑब्जर्व से कंपेयर करते हैं। तो ये यहाँ पे ऑब्जर्व्ड है, तो आइए देखते हैं कि ऑब्जर्व में ये आंसर आता है कि नहीं। तो ये जो मैं पहला वाला घुमा रहा हूँ, पहले चैनल वाला, ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर है। तो आइए इसको चेक करते हैं। इसका जो ऑफ टाइम है, ऑफ टाइम याद रखिए, ऑफ जब रहता है ये, तब इसका जो वोल्टेज है वो हाई होगा। ऑन में वोल्टेज लो होगा, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो होगा। ऑफ में वोल्टेज हाई क्यों होगा, बिकॉज पूरा वोल्टेज यही खा रहा है, समझ रहे हैं? जब ऑफ स्टेट में है तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसका पूरा वोल्टेज, VCC वोल्टेज पूरा खा जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? द वोल्टेज ड्रॉप VCE बिकम्स इक्वल टू VCC, ठीक है। तो ये पूरा वोल्टेज ले रहा है, ये ऑफ स्टेट है, ये ऑफ स्टेट है। और जब ये बंदा ऑफ है तो वो ऑन है, ये ऑन है, क्योंकि ये जीरो वोल्टेज ले रहा है। ये ऑन है और ये ऑफ है, समझिए इस बात को। ये पहला ट्रांजिस्टर ऑन है, ये दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ है यहाँ पे, इस केस को अगर आप देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर बिकॉज ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है,
तो इसमें कोई भी स्टेट, ऑन स्टेट, ऑफ स्टेट, कोई भी जो स्टेट है ना वो स्टेबल स्टेट नहीं है। मतलब यानी कि ट्रांजिस्टर कंटिन्यूअसली ऑन एंड ऑफ होते रहेंगे, और वो चीज़ आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो देखो ये ऑफ है, ये ऑन है, ऑफ है, ऑन है। और जो टाइम है ना ऑन एंड ऑफ होने का, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पैसिव एलिमेंट्स जैसे कि कैपेसिटर और रेजिस्टर की वैल्यू चेंज करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अभी देखो रेजिस्टर ये फिक्स वाला लगा हुआ है, कैपेसिटर भी मैंने पहले फिक्स लगाया था, तो इन्हें चेंज करना बड़ा दिक्कत आती है ना। अरे क्योंकि इन्हें उखाड़ो फिर इनकी जगह पे दूसरा वाला फिक्स वाला लगाओ, इसलिए मैंने जानबूझ के ना कैपेसिटर वाला यहाँ पे लगा दिया, चेंज करने वाला वेरिएबल। तो अब इससे क्या होगा ना, फटाक से देखो वेव चेंज हो जाएगी। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो 0.2 करते ही ये बदल जाएगा। तो 0.2 करते दिखा, इसका टाइम पीरियड बिल्कुल चेंज हो गया। तो टाइम पीरियड जो है कैपेसिटर्स और रेजिस्टर से कंट्रोल होता है। वैसे ये कैपेसिटर अगर मैं फिक्स रहने दूं, कैपेसिटर ना बदलूं बल्कि रेजिस्टर बदलूं, तो भी ये टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो आरसी कंपोनेंट्स टाइम पीरियड चेंज करते हैं। अरे फॉर्मूले में ही दिख रहा है भाई, फॉर्मूले में दिख रहा है कि आरसी कॉम्बिनेशन टाइम पीरियड को चेंज कर सकता है। एनीवे, तो ये जो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, इसमें कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है। इसका नाम इसीलिए अस्टेबल है कि इसके ऑफ स्टेट ऑन स्टेट दोनों ही बिल्कुल मतलब स्टेबल नहीं है। तो ये कंटिन्यूसली ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। तो एक ऑन होता है, दूसरा ऑफ होता है, दूसरा ऑन होता है, पहला ऑफ होता है। तो इस तरीके से चीजें चलती रहती है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि पहला ट्रांजिस्टर कितने टाइम तक ऑफ है। क्यों देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे पूछा गया है कि टाइम फॉर विच द Q1 इज ऑफ। तो ये तो था एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड इतना आना चाहिए 0.7 इंटू RB2 इंटू C2। अब ऑब्जर्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है ट्रांजिस्टर 1 का, तो ट्रांजिस्टर 1 ये है, इसका देख लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है, 2.2 दिख रहा है मुझे। अरे 2.2 अकल के बदलो ध्यान से देखो। तो बेसिकली हो गया 2.2 मतलब अरे दो यहाँ पे और यहाँ पे 0.1 है। अबे ध्यान से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? मुझे तो दिख रहा है 2.2 के आसपास। एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ। चलो भाई थोड़ा साइड में आ जाओ। करेक्ट, तो 2.2 पे है। तो 2.2 पे है। अब 2.2 इंटू ये मल्टीप्लाई करना है, कितना 0.1 मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 0.22 मिली सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्व में क्या आया, एक्सपेक्टेड था 0.23 और हमको आ रहा है 0.22 इंटू 10⁻³ मिली आ रहा है ना। अरे भाई मिली है कि नहीं, देखो इधर क्या लिखा है, इधर मिली लिखा है कि नहीं लिखा है। तो दैट इज मिली, समझे। तो जैसा था एक्सपेक्टेड वैसे आया ऑब्जर्व। अच्छा अब इसका एक्सपेक्टेड क्या है, टाइम फॉर विच Q2 इज ऑफ। दोनों का सेम ही आने वाला है। क्यों सेम आने वाला है, क्योंकि मैंने सेम लिया है। अरे मैंने सेम लिया है ना भाई, मैंने चेंज कहाँ किया, मैंने तो ये भी तो वैल्यू वैसी ली ना। जैसे RB1 मेरा लिया था, मैंने कितना लिया था, सॉरी RB2 कितना लिया था मैंने, ये लिया था 3.3, तो मैंने इसको भी 3.3 लिया। इसको मैंने कितना लिया था 0.1, तो इसको भी 0.1 लिया था। अरे दोनों 0.1 थे कि नहीं थे भाई, देखो 0.1 है ये, देखो 0.1 है ये, है ना। तो जब दोनों ही 0.1 है तो आंसर भी सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर जो T2 ट्रांजिस्टर है वो भी 0.23 मिली सेकेंड के लिए ऑफ रहेगा, और ऑब्जर्व में भी वही आ रहा है। देखो सेकंड वाली वेव को देखो, अरे सेम ही वेव है यार, इसका भी देखो 2.2 तक आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो 2 से थोड़ा आगे ही है कि नहीं। तो बेसिकली ये आ गया। टाइम भी वैसे निकालना है बाय द वे, तो ये मैं पुराने वाले पे आ जा रहा हूँ, पहले वाले रीडिंग पे आ जा रहा हूँ। तो टोटल टाइम जो है वो यहाँ से यहाँ तक मुझे टाइम निकालना है, तो उसको बोलते हैं टोटल टाइम पीरियड। तो वो भी एक्सपेक्टेड एंड कैलकुलेटेड मतलब ऑब्जर्व करना है। तो देखो टोटल टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो 6 इंटू 0.1 मिली सेकेंड, यानी कि 0.6 मिली सेकेंड का टोटल टाइम है, ठीक है। तो ये हो गया 0.6 मिली सेकेंड एक्सपेक्टेड। अरे पहले वाले के 0.1 वाला, अरे मैंने 0.1 लिया ना C1 C2, और RB1 RB2 क्या लिया 3.3 कितना आ रहा है 0.6 मिली सेकेंड आ रहा है ना। अरे सॉरी ऑब्जर्व में आ रहा है, एक्सपेक्टेड में क्या लिख दिया, अभी बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ आजकल। तो 0.6 मिली सेकेंड ये ऑब्जर्व हो गया। और एक्सपेक्टेड कैसे निकालना, एक्सपेक्टेड के लिए मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आपको। वो ये वाला कैलकुलेशन है, बराबर से आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, 2.2 RCC है ना। तो RCC 2.2 RCC, तो 2.2 RC अपना कितना है, कैलेक्टर पे कितना लगा हुआ है 1 किलो ओम लगा है ना, 1 किलो ओम। और कैपेसिटर कितना लगा हुआ है अभी अपना फिलहाल 0.1 माइक्रो मतलब -6 सॉरी, तो ऐसा लगा हुआ है ना। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं ये एक्सपेक्टेड भी आता है कि नहीं आता है। तो एक्सपेक्टेड के लिए अपने क्या करना है, 2.2 RC कितना है, कलेक्टर पे कितना लगा 1 किलो मतलब 1000, और C कितना है 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶। तो आ गया अपना 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴। एक सेकेंड, हम लोगों ने सर्किट में किए हैं थोड़े से मॉडिफिकेशन, अभी जस्ट मॉडिफिकेशन किए हैं। मैंने किया क्या है ना कि ये जो मेरा फिक्स वाला कैपेसिटर लगा हुआ था ना, ये जो देखो ना फिक्स टांगे थी ना इसकी, ये 104 वाला कैपेसिटर, 104 मतलब यानी कि 0.1 माइक्रोफैरेड वाला। तो ये जो 0.1 माइक्रोफैरेड वाला था कैपेसिटर, इसे मैंने हटा दिया सर्किट से, इसे मैंने सर्किट में से हटा दिया है, और उसकी जगह पे ये वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया। आप बोलेंगे सर इतना बड़ा डब्बा ये क्या चीज़ है, तो एक्चुअल में ये जो चीज़ है ये फिक्स कैपेसिटर है ना, इसकी वैल्यू बदली नहीं आ सकती, इसकी वैल्यू जो है वो रहेगी 0.1। इसकी वैल्यू बदल सकते हैं अगर आप चाहें, आपकी मर्जी है तो।
ये मॉडिफिकेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप 0.1 से लेके काम चला सकते हैं। बट मैंने 0.1 ना लेके बेसिकली मैं अलग अलग ट्राई करना चाह रहा था, मेरे लिए ट्राई करना चाहता। स्टूडेंट्स को करने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट सिर्फ 0.1 लेके काम कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर भी अभी 0.1 रख दिया है। ये देखिए, इसका नाम है डिकेड कंडेंसर। डिकेड मतलब 10-10 की वैल्यू में बदलता है, मतलब 10 मतलब स्टेप में बदलता है, स्टेप में। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये 10 तक जाता है, डिकेड कंडेंसर बॉक्स है। और ये क्या है, 0.1 के स्टेप में, तो यहाँ पे लिखा है 0.1 MFD माइक्रोफैरड। तो 0.1 ऐसा करके चेंज होगा ये। तो यानी कि ये 0.1 है, ये 0.2 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये पूरा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 0.1 रखे, देखो यहाँ पे डिम्पल दिख रहा है आपको, यस। तो ये 0.1 पे मैंने इसको रखा है नॉब को। मैं चाहूँ तो इसे घुमा के 0.2 पे भी रख सकता हूँ। तो फिलहाल मैंने 0.1 पे रखा इसको भी। और मैंने किया क्या, अरे जहाँ पर मेरा कैपेसिटर लगा था, कहाँ पे लगा हुआ था, कलेक्टर और आरबी के बीच में। अरे ये जो रेजिस्टेंस है और कलेक्टर है उस पाँव के बीच में लगा था, वहीं पर मैंने इसके दो पैर यहाँ लगा दिया, उसको उखाड़ दिया और इसके दो पैर लगा दिए। तो देखिए इसके दो पैर जो हैं कहाँ जा रहे हैं, देखो ये दो पैर हैं। तो ये जो दो पैर हैं ये आपको दिख रहे हैं, एक कलेक्टर पे लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस पे लगा हुआ है, ठीक है। वैसे ही यहाँ का भी जो कैपेसिटर था उसको उखाड़ दिया मैंने और बेसिकली उसकी जगह पे इसके दो पैर लगा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बनाया। अब वेव भी हल्की सी थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि मैंने एक और मॉडिफिकेशन किया। जो 33 किलो ओम मैंने ले लिया था गलती से, मैंने बोला था 3.3 बट वो 33 था। उसमें था ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, एक्चुअल में मुझे लेना था ऑरेंज ऑरेंज रेड, तब जाके 3.3 बनता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वेव तो आ रही थी, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आ रहा था। तो मैंने अब उसे चेंज किया है और अब जाके मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या रिजल्ट नोट डाउन करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर मेरी RB1 और RB2 की वैल्यू क्या है मैं लिख देता हूँ अभी। तो मेरा RB1 और RB2 जो है मेरा कितना है, 3.3 है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3.3, ठीक है। सो ये हो गया 3.3, किलो में लिख रहा हूँ, किलो में। और ये भी आ गया 3.3, समझ रहे हैं, 3.3 लिख दिया मैंने। दोनों मेरा 3.3 है ना। अरे भाई दोनों ही तो मेरा, ये देखो ध्यान से, ये दोनों 3.3 के ही हैं, ऑरेंज ऑरेंज रेड। कलर कोड तो आपको पता ही होगा। तो 3.3 वाला ले लिया। और कैपेसिटर मैंने किस पे रखा हुआ है, 0.1 माइक्रोफैरड पे रखा हुआ है। तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है वो पहले चेक करते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर मैं देखूं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 0.7 मल्टीप्लाइड बाई मेरा RB2 जो है। RB2 कितना है भाई, RB2 3.3 किलो मतलब इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 0.1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। जब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो मुझे आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.23 मिली। अरे 2.31 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है ना, इसका मतलब हो गया 0.23 मिली सेकेंड। मिली मतलब 10⁻³ समझ रहे हो। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो है 0.23 इंटू 10⁻⁻3। ये एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स सी, ये एक्सपेक्टेड है। अब इसको हम लोग बेसिकली ऑब्जर्व से कंपेयर करते हैं। तो ये यहाँ पे ऑब्जर्व्ड है। तो आइए देखते हैं कि ऑब्जर्व में ये आंसर आता है कि नहीं। तो ये जो मैं पहला वाला घुमा रहा हूँ, पहले चैनल वाला, ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर है। तो आइए इसको चेक करते हैं। इसका जो ऑफ टाइम है, ऑफ टाइम याद रखिए, ऑफ जब रहता है ये, तब इसका जो वोल्टेज है वो हाई होगा। ऑन में वोल्टेज लो होगा, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो होगा। ऑफ में वोल्टेज हाई क्यों होगा, बिकॉज पूरा वोल्टेज यही खा रहा है, समझ रहे हैं। जब ऑफ स्टेट में है तो जो ट्रांजिस्टर होता है उसका पूरा वोल्टेज VCC वोल्टेज पूरा खा जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? द वोल्टेज ड्रॉप VCE बिकम्स इक्वल टू VCC, ठीक है। तो ये पूरा वोल्टेज ले रहा है, ये ऑफ स्टेट है, ये ऑफ स्टेट है। और जब ये बंदा ऑफ है तो वो ऑन है, ये ऑन है क्योंकि ये जीरो वोल्टेज ले रहा है, ये ऑन है और ये ऑफ है। समझिए इस बात को, ये पहला ट्रांजिस्टर ऑन है, ये दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ है यहाँ पे, इस केस को अगर आप देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर बिकॉज ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है तो इसमें कोई भी स्टेट, ऑन स्टेट ऑफ स्टेट, कोई भी जो स्टेट है ना वो स्टेबल स्टेट नहीं है। मतलब यानी कि ट्रांजिस्टर कंटिन्यूअसली ऑन एंड ऑफ होते रहेंगे। और वो चीज़ आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो देखो ये ऑफ है, ये ऑन है, ऑफ है, ऑन है। और जो टाइम है ना ऑन एंड ऑफ होने का, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पैसिव एलिमेंट्स जैसे कि कैपेसिटर और रेजिस्टर की वैल्यू चेंज करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अभी देखो रेजिस्टर ये फिक्स वाला लगा हुआ है, कैपेसिटर भी मैंने पहले फिक्स लगाया था, तो इन्हें चेंज करना बड़ा दिक्कत आती है ना। अरे क्योंकि इन्हें उखाड़ो फिर इनकी जगह पे दूसरा वाला फिक्स वाला लगाओ, इसलिए मैंने जानबूझे ना कैपेसिटर वाला यहाँ पे लगा दिया, चेंज करने वाला वेरिएबल। तो अब इससे क्या होगा ना, फटाक से देखो वेव चेंज हो जाएगी। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो 0.2 करते ही ये बदल जाएगा। तो 0.2 करते दिखा, इसका टाइम पीरियड बिल्कुल चेंज हो गया। तो टाइम पीरियड जो है कैपेसिटर्स और रेजिस्टर से कंट्रोल होता है। वैसे ये कैपेसिटर अगर मैं फिक्स रहने दूं, कैपेसिटर ना बदलूं बल्कि रेजिस्टर बदलूं, तो भी ये टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो RC कंपोनेंट्स टाइम पीरियड चेंज करते हैं। अरे फॉर्मूले में ही दिख रहा है भाई,
फॉर्मूले में दिख रहा है कि RC कॉम्बिनेशन टाइम पीरियड को चेंज कर सकता है। एनीवे तो ये जो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, इसमें कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है। इसका नाम इसीलिए अस्टेबल है कि इसके ऑफ स्टेट ऑन स्टेट दोनों ही बिल्कुल मतलब स्टेबल नहीं है। तो ये कंटिन्यूसली ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। तो एक ऑन होता है, दूसरा ऑफ होता है, दूसरा ऑन होता है, पहला ऑफ होता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि पहला ट्रांजिस्टर कितने टाइम तक ऑफ है। क्यों देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, पूछा गया है कि टाइम फॉर विच Q1 इज ऑफ। तो ये तो था एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड इतना आना चाहिए 0.7 इंटू RB2 इंटू C2। अब ऑब्जर्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है ट्रांजिस्टर 1 का? तो ट्रांजिस्टर 1 ये है, इसका देख लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है, 2.2 दिख रहा है मुझे। अरे 2.2 अकल के पुतलो ध्यान से देखो। तो बेसिकली हो गया 2.2 मतलब अरे दो यहाँ पे और यहाँ पे 0.1 है। अबे ध्यान से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? मुझे तो दिख रहा है 2.2 के आसपास। एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ। चलो भाई थोड़ा साइड में आ जाओ। करेक्ट, तो 2.2 पे है। तो 2.2 पे है। अब 2.2 इंटू ये मल्टीप्लाई करना है, कितना 0.1 मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा? 0.22 मिली सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्व में क्या आया? एक्सपेक्टेड था 0.23 और हमको आ रहा है 0.22 इंटू 10⁻³ मिली आ रहा है ना। अरे भाई मिली है कि नहीं? देखो इधर क्या लिखा है, इधर मिली लिखा है कि नहीं लिखा है? तो दैट इज मिली, समझे? तो जैसा था एक्सपेक्टेड वैसे आया ऑब्जर्व। अच्छा अब इसका एक्सपेक्टेड क्या है? टाइम फॉर विच Q2 इज ऑफ। दोनों का सेम ही आने वाला है। क्यों सेम आने वाला है? क्योंकि मैंने सेम लिया है। अरे मैंने सेम लिया है ना भाई, मैंने चेंज कहाँ किया? मैंने तो ये भी तो वैल्यू वैसी ली ना। जैसे RB1 मेरा लिया था, मैंने कितना लिया था? सॉरी RB2 कितना लिया था मैंने? ये लिया था 3.3, तो मैंने इसको भी 3.3 लिया। इसको मैंने कितना लिया था? 0.1, तो इसको भी 0.1 लिया था। अरे दोनों 0.1 थे कि नहीं थे भाई? देखो 0.1 है ये, देखो 0.1 है ये, है ना। तो जब दोनों ही 0.1 है तो आंसर भी सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर जो T2 ट्रांजिस्टर है वो भी 0.23 मिली सेकेंड के लिए ऑफ रहेगा और ऑब्जर्व में भी वही आ रहा है। देखो सेकेंड वाली वेव को देखो, अरे सेम ही वेव है यार। इसका भी देखो 2.2 तक आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो 2 से थोड़ा आगे ही है कि नहीं? तो बेसिकली ये आ गया। तो इसमें जो है अब हमें टोटल टाइम पीरियड भी निकालना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई तुमने T1 निकाल लिया, फिर T2 निकाल लिया, अब टोटल टाइम पीरियड भी निकालो। तो एक्सपेक्टेड कितना है और ऑब्जर्व कितना है? तो एक्सपेक्टेड का जो फॉर्मूला है ये देखो, टोटल टाइम पीरियड T कितना है? अरे T1 और T2 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। अरे भाई ये देखो 0.7 RB2C2 और 0.7 RB1C1, ये T1 है ये T2 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम आएगा। हाँ क्या ना? तो टोटल टाइम जो है वो एक्सपेक्टेड कितना आएगा? तो जब यहाँ पर 0.23 आ रहा है एक्सपेक्टेड और यहाँ पर भी 0.23 एक्सपेक्टेड आ रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.46 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 0.46 मिली सेकेंड, है ना। 10⁻³ का क्या मतलब होता है? मिली होता है। तो 0.46 एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं ऑब्जर्व भी इतना है कि नहीं। अरे ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है, बिकॉज T1 T2 जोड़ के तो बनाया ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा साइड करके दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा नीचे भी ले आता हूँ, इसे हटा देता हूँ सेकंड वाले को, पहले वाले को खाली देख लेता हूँ। तो यहाँ से 1 2 3 4 4.4 कितना जा रहा है? ये 4.4 जा रहा है ना। अबे हाँ क्या ना? ध्यान से देखोगे, अच्छा नहीं थोड़ा सा और आगे करेंगे तो शायद एग्जैक्ट भी आ ही जाएगा। थोड़ा सा बस बस बस, अब ये बराबर है। हाँ अब सही है ये। तो अब इसमें भी बराबर से अगर आप देखें ध्यान से तो 4.6 आ रहा है और 4.6 मल्टीप्लाइड बाई कितना है? 0.1 मिली सेकेंड। हाँ क्या ना? तो हम लोगों को ऑब्जर्व भी एग्जैक्ट आ गया, विच इज़ 0.46 मिली सेकेंड। सो इट्स मैचिंग एग्जैक्टली। अगर इसके हिसाब से देखें तो ऑब्जर्व में 0.2 और 0.2 मतलब सॉरी 0.22 आ रहा था ना, 0.22 दोनों बार 0.22 आ रहा था, तो दोनों को मिलाएंगे तो 0.44 ही बनेगा। लेकिन वो क्या होता है ना कि थोड़ा सा इसमें बच जा रहा था, थोड़ा सा इसमें बच जा रहा था, मतलब स्क्रीन पे, तो वो अब ऐड होके जब पूरा देखा तो उसमें आ गया वो। ठीक है, तो होता है जो आपको दिखाई दे आप वो लिखो। तो मुझे 0.22 दिखा था पहले दोनों का, तो मैंने वो लिखा। अब मुझे 0.46 दिख रहा है इसलिए मैंने ये लिखा है। अच्छा, इसी को उल्टा कर देंगे 1 टाइम पीरियड को, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई कितना 4.6 मिली, ठीक है मिली। तो 4.6 मिली अगर हम करते हैं कितना आ रहा है? 217 हर्ट्ज आ रहा है ना, 217.39, उसको 217.4 में लिख देता हूँ शॉर्ट में। सो 217 हर्ट्ज के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है?
217 हर्ट्ज या 217.4 भी लिख सकते हैं आप, बट मैं सिर्फ अभी फिलहाल 217 ही सोच रहा हूँ कि लिख दूँ, इससे आगे ना लिखूँ। अच्छा, अब ये राइज टाइम कैसे निकालेंगे? तो एक्सपेक्टेड राइज टाइम का जो फॉर्मूला है वो है 2.2 RCC, ठीक है। तो 2.2 RCC, अभी वो राइज टाइम क्या है मैं अभी थोड़ा दिखाऊंगा आपको, बट उससे पहले आप खाली इसको नोट करिए 2.2 RCC। तो RC क्या था, कलेक्टर पे जो लगा हुआ था रेजिस्टेंस, वो तो हजार ओम का था ना। अरे भैया ये वाला, ये हरे कलर वाला, तो ये वाला जो ये 1000 ओम वाला है ना, यही तो कलेक्टर पे लगा हुआ है। तो बेसिकली RC और कैपेसिटर जो है वो जो हम लोगों ने यूज़ किया है उस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए। अरे तो एक्सपेक्टेड राइज टाइम, जैसे कि अभी मैं Q1 को देख रहा हूँ, पहले ट्रांजिस्टर को देख रहा हूँ, तो उसमें कैपेसिटर जो लगा हुआ है वो यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो पहले ट्रांजिस्टर हो चाहे दूसरा ट्रांजिस्टर हो, मैंने तो वैसे सेम ही लगाया है। कैपेसिटर कितना लगाया था मैंने लगाया था 0.1 वाला, हाँ क्या ना, ये देखो 0.1, हाँ तो 0.1 वाला लगाया हुआ है। तो बेसिकली 0.1 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁶। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आ रहा है, तो हमें राइज टाइम आ रहा है 2.2 इंटू 10⁻⁴, है ना। तो राइज टाइम जो हमें मिल रहा है वो है मतलब 0.22 मिली सेकेंड या फिर 10⁻3। अरे 2.2 इंटू 10⁻⁴ को मैं 0.22 इंटू 10⁻3 भी तो लिख सकता हूँ, या फिर 0.22 मिली सेकेंड, है ना। ये हमारा जो है वो राइज टाइम है, समझ रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड है, अब असलियत में उतना राइज टाइम है कि नहीं आइए चेक करते हैं। तो एक्सपेक्टेड राइज टाइम, लिसन वेरी केयरफुली, कैसे निकालना है सुनिए। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम हाइट है, हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, वो हमें पहले देखना है। मतलब उसे हम लोग कैसे निकालते हैं पता है, ग्राफ से निकालते हैं। सुनिए ज़रा, मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए, ये जो ग्राफ की शक्ल है, इसमें जो कलेक्टर का जो वोल्टेज आया मैक्सिमम वोल्टेज, वो वोल्टेज का जो 90% वाला इलाका है वहाँ से एक लाइन इधर बनाएंगे। वैसे 10% वाला जो इलाका है, अरे भैया इस वोल्टेज का, जैसे कि अगर ये मान लो 10 है, 10 वोल्ट है ये इतना पूरा, तो 9 पर और 1 वोल्ट पर ऐसा लाइन खींचेंगे। तो 1 से 9 के बीच में जो टाइम लग रहा है, मतलब वो टाइम कितना होगा। अरे भैया यहाँ से यहाँ तक का टाइम ना, अबे देखो यहाँ से ये नीचे आए और यहाँ से ये नीचे आ गए, तो यहाँ से नीचे आने का और मतलब और यहाँ से नीचे आने का, यहाँ से नीचे और वहाँ से नीचे। अबे अकल के पुतलो, ये देखो, ये दिख रही है लाइन, तो यहाँ से नीचे आओ ना, ये और फिर वैसे 90 से नीचे आओ, मतलब 10 से नीचे आओ, 10 है 10 से नीचे आओ और 90 से नीचे आओ। तो जो बीच में जो टाइम है, इसी को हम कहते हैं राइज टाइम। तो ये राइज टाइम तो तभी निकलेगा जब मैं उस ग्राफ को बेसिकली प्लॉट करूँगा। उस ग्राफ को जब मैं प्लॉट करूँगा यहाँ पे, तब जाके मेरा राइज टाइम निकलेगा। तो चलिए आइए प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो एक ट्रांजिस्टर जो है मैं उसे हटा दे रहा हूँ, दूसरे ट्रांजिस्टर को ही मैं रख रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं दूसरे ट्रांजिस्टर पे ही, मतलब इस पे पहले वाले पे ध्यान दे रहा हूँ। एक ट्रांजिस्टर मैंने हटा दिया, सेकंड वाला हटा दिया, मैं सिर्फ इस पे ध्यान दे रहा हूँ। अब इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो इसे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर आपको है ना थोड़ा जूम करके इसको देखना है, तो जूम करने का एक तरीका है कि ये जो चीज़ यहाँ पे लगी, ये जो नॉब लगा है, इसे बाहर खींचे। देखिए बाहर खींचते ही ना वो 5 गुना देखो एम्पलीफाई हो गया एकदम, मतलब उसका जूम हो गया एक्चुअली, समझ रहे हैं। इसको बाहर खींचा मैंने, ये देखो निकला हुआ बाहर थोड़ा सा, है ना, बाहर खींच गया। अरे यहाँ से दबता है भाई, ये देखो दब गया, खींच गया। तो इसको बाहर खींचते ही इसकी हाइट जो है एकदम ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो प्लॉट करने के लिए आप इसको ऐसा कर सकते हैं। अच्छा लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो गया है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ नीचे आ गया ये। तो अब यहाँ से अगर इसे प्लॉट करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें दिखाई देंगी। तो मैंने बस इसे ऐसा रख दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक 2.2 तो है ही, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2.2 है। और ऊंचाई कितनी है इसकी, इसकी ऊंचाई अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 4.4 है। ऊंचाई 4.4 है। 4.4 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे जो है ना। अरे क्योंकि वाई एक्सिस ये होता है भाई, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो वाई में देख रहे हो ना, अभी वाई में देख रहे हो, तो वाई में देख रहे हो तो इससे मल्टीप्लाई करोगे। और जब एक्स में देखोगे, एक्स में, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो अभी तो वाई में देख रहे हैं, वोल्टेज देख रहे हैं ना, तो वोल्टेज देख रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 पे रखा हुआ है नॉब, तो 4.4, तो 4.4 वोल्ट आ ही रहा है। ये 4.4 वोल्ट आपको यहाँ नोट करना है। 4.4 वोल्ट क्यों नोट करना है, इसमें लिखा भी है देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज तो यही आ रहा है ना, जो कलेक्टर पे है वही आउटपुट है, तो वो 4.4 वोल्ट आ रहा है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब राइज टाइम यहाँ पर जो है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो लिखना है, ऑब्जर्व राइज टाइम।
अरे ऑब्जर्व्ड है, जो कि ग्राफ से आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो एक्चुअली आपको 3 रीडिंग निकालने बोला है। 3 रीडिंग में आप करेंगे क्या मालूम है? देखो जैसे आपने यहाँ पे 3.3 लिया, ये 3.3 लिया, बराबर है। और यहाँ पे कैपेसिटर कितना ले लिया था आपने? कैपेसिटर ले लिया था 0.1। अब मान लो कैपेसिटर 0.1 ही रखा है ना, उसको चेंज नहीं किया, फिर ये चेंज करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, एक बार 10 किलो ओम लीजिए, 15 किलो ओम लीजिए, है ना, या फिर एक बार इसको 15 लीजिए, इसको 10 लीजिए, ऐसा ट्राई कीजिए ना। और कैपेसिटर वही रखिए, कितना? 0.1। या फिर आप मेरी तरफ से एक और ले लीजिए रीडिंग, जिसमें क्या कीजिए, कैपेसिटर बदल दीजिए। कैपेसिटर बदल दीजिए मतलब 3.3 रखो, अरे बाबा 3.3 रखो। सो 3.3 रेजिस्टेंस रखो, लेकिन कैपेसिटर बदल दो। कैपेसिटर मतलब जो 0.1 लिया था उसके बदले 0.2 माइक्रोफैरेड ले लो, है कि नहीं? तो इंटरेस्टिंग केसेस आएंगे यार। अभी जैसे कि देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है, इसमें मैं अगर इसको 0.2 कर दूँ तो देखो फौरन बदल जाएगा ये। बदल गया, थोड़ा चेंज हो गया ना। तो वो थोड़ा सा हिलता है तो उसको एडजस्ट कर लेना कैसे, लेवल और होल्ड ऑफ से। तो देखो तो थोड़ा चेंज हो गया, हाँ क्या ना। तो वैसा वो 0.2 हुआ, अब ये भी तो 0.2 करना पड़ेगा भाई। हाँ, तो दोनों 0.2 कर दिया है, तो कुछ इस तरीके से इसकी शक्ल आ रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो बेसिकली अब चेंज हो गई ना वैल्यूज़। अरे अब सब कुछ बदल जाएगा ना भाई। आप रेजिस्टेंस बदलो या कैपेसिटेंस बदलो, ये टाइम तो बदल ही जाएगा, बिकॉज ये तो आरसी पे डिपेंड करता है, आरसी कॉम्बिनेशन पे। तो मैं आपको 4 रीडिंग्स लेने की सलाह दे रहा हूँ। 3.3, 3.3, जो कैपेसिटर है वो कितना लोगे आप? 0.1, 0.1। फिर 10 और 15 में भी 0.1, और 15, 10 में भी 0.1, 0.1। लेकिन जब आप 3.3, 3.3 वापस करोगे, 3.3, 3.3, तो 0.2 ले लो, 0.2 ले लो, दोनों जगह पे। ऐसे अगर 4 रीडिंग निकालना है यार, तो 4 बार आपको है ना राइज टाइम निकालना पड़ेगा, 4 बार राइज टाइम का ग्राफ बनाना पड़ेगा। बट इतना मेहनत ना करते हुए मैं सिर्फ एक ही राइज टाइम का ग्राफ बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो वो राइज टाइम हम लोग निकालेंगे और देखते हैं कि उससे मैच होता है कि नहीं। अरे भैया एक्सपेक्टेड राइज टाइम हमारा 0.2 मिली सेकेंड का है, ठीक है। तो चलिए वापस से इन वैल्यूज़ को लौटा देते हैं अपनी जगह पर। 0.1 पे चल रहे थे ना भाई, पहले तो 0.1 पे आ जाओ, वापस से लौटाओ। 0.1 पे आ गए, अपना बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही इसको प्लॉट करेंगे। चलिए आइए। तो बेसिकली ये है 4.4, ये है 4.4, और ये जो चीज़ है ये 2.2 है, ठीक है। 2.2 और ये 4.4 है, बस इसको याद रखो। तो आप ध्यान से देखिए, बेसिकली ये मान लीजिए ओरिजिन है, ओरिजिन उससे अगर आप ऊपर 2 जा रहे हैं तो 2 में आपको देखिए ना, यहाँ पे 0.4 आगे जाना पड़ रहा है। 0.4, ध्यान से देखिए, 0.4 आगे जाना पड़ रहा है। तो 2 ऊपर गए, 2 ऊपर गए, और यहाँ पे 0.4 है ना। तो देखिए मैंने वहीं पे पॉइंट बना दिया, देखो ये ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन, फिर इससे 2 ऊपर गए, 1, 2, यहाँ पे 0.4 पे एक पॉइंट बनाया। फिर अब वहां से देखो 0.4 तो हो गया, अब उसके ऊपर जाओ, एक और ऊपर जाओ, और यहाँ से 0.8 पे बनाना है, ठीक है। तो देखो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया 0.8 पे, ये वाला 0.8 पे। अरे बाबा 1, 2, 3, 3 ऊपर गए, यहाँ पे 0.8 पे बनाना है। वहाँ पे वैसा ही है ना, देखो ध्यान से, 3 ऊपर गए, देखो 1, 2, 3, यहाँ से 0.8 पे बनाना है। तो बेसिकली 0.8 पे मैंने बना दिया। अब वैसे ही 4, ये देखो 1, 2, 3, 4 के ऊपर 4 जाना है, मतलब 4.4 जाना है, 4.4, और यहाँ से 2.2 जाना है। देखो वहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4.4 हो गया, और यहाँ से 2.2 हो गया, है ना। तो इस तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स बना दिए। अब मैं इसको जोड़ दूंगा आपस में, ठीक है। तो ये बन गया हमारा खूबसूरत सा ग्राफ। अब बेसिकली इस ग्राफ का जो हाइट है वो 4.4 है, उसके 90% पे हमें लाइन बनानी है। तो उसका 90% कैसे मिलेगा? तो यहां पर आप लेंगे 4.4 लेंगे ना, 4.4 इंटू 0.9। अरे 90% बोले तो 0.9 हो गया ना भाई, 0.9 लिया तो 3.96 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3.96। अब 3.96 तो प्लॉट नहीं हो पाएगा, लेकिन राउंड ऑफ करके 4 तो प्लॉट हो ही जाएगा ना, राउंड ऑफ करके 4 तो प्लॉट हो ही जाएगा। तो यानी कि मुझे यहाँ इस पे लाइन बनानी है 4 पे। अबे समझो इस बात को, ऐसा ले जाना है और 4 पे यहाँ पे लाइन बनानी है, यहाँ पे। तो ये ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है कि नहीं? यहाँ कट कर रहा है। अरे समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बातें कि नहीं समझ पा रहे हैं? आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो बस वहीं से नीचे ले आइए, वहीं से नीचे ले आइए उसे। वैसे आप लोग स्केल से लाना, ठीक है। ये तो हो गया 90% पे, ठीक है, जो कि है 3.96 या अप्रोक्सीमेटली 4, ठीक है। और अब 10% निकालना है भैया, 10% निकालना है। तो 10% तो सभी को मालूम है, बट फिर भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो 4.4
इंटू 0.1 करना पड़ेगा, 10% मतलब 0.1, तो 0.44 आ रहा है। अब 0.44 तो हो नहीं पाएगा, तो 0.4 पे प्लॉट करना पड़ेगा राउंड ऑफ करके। तो 0.4 मतलब यहाँ पे ये आएगा ना, ये वाली लाइन, समझ रहे हैं, यहीं पे। तो बेसिकली जस्ट खाली एक पॉइंट आगे है, तो यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको टाइम निकालना है। अरे ओरिजिन से सिर्फ एक पॉइंट आगे है भाई, देखो ध्यान से, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है आगे बाय द वे। तो इट कैन बी सेड दैट इट्स लाइक 1.5, यहाँ पे 1.5 आ रहा है। लेकिन स्केल क्या है, पहले स्केल लिख लेते हैं। तो स्केल, वरना इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो स्केल लिखेंगे तो वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस पे क्या है, 1 सेंटीमीटर। वाई एक्सिस का तो 1 वोल्ट ही है, एक्स एक्सिस पे क्या है 1 सेंटीमीटर। अरे वाई एक्सिस का स्केल देखो 1 सेंटीमीटर, 1 वोल्ट 1 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस पे क्या है 0.1 मिली सेकेंड, तो एक्स एक्सिस पे है 0.1 मिली सेकेंड। एक्स एक्सिस पे कितना है 0.1 ms, ओह सॉरी मीटर पर सेकंड लिख दिया गलती से, इट्स ms, 0.1 मिली सेकेंड है कि नहीं। 0.1 मिली सेकेंड को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तो आपको क्या मिलने वाला है, अरे स्केल 0.1 का है ना भाई, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 1.5 इंटू 0.1 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.15 मिली सेकेंड। तो हमें जो आ रहा है ऑब्जर्व्ड राइज टाइम, तो टाइम ऑफ राइज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.15 इंटू 10⁻³ या 0.15 मिली सेकेंड आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड जो था वो तो 0.22, लेकिन आ रहा है 0.15। एंड इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं जो कि थियोरी क्लास में डिस्कस किए जा सकते हैं। यहाँ पर इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ यू कैन से द प्रैक्टिकल लिमिट। तो जो प्रैक्टिकल्स का जो लैब की जो लिमिट है उसकी हदों में रहते हुए हम इस चीज़ को भी फिलहाल जस्ट एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 0.22 है और हमें आ रहा है 0.15 मिली सेकेंड। एनीवे, तो अब आपका राइज टाइम भी निकल गया, एम्पलीट्यूड भी निकल गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। तो मैं राइज टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके लिए मुझे जो ऑब्जर्व वाला आया है 0.15 ms आया है मिली सेकेंड, है ना, चाहिए था 0.22। एनीवे, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा है भाई, हाँ, मैक्सिमम कलेक्टर करंट। तो मैक्सिमम कलेक्टर करंट कैसे मिलेगा, कलेक्टर वोल्टेज, मैक्सिमम कलेक्टर वोल्टेज जो आया हमको, एम्पलीट्यूड आया ना भाई, मैक्सिमम कलेक्टर वोल्टेज डिवाइडेड बाय व्हाट, द रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस है कलेक्टर पे, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है कलेक्टर पे, कितना लगा हुआ है 1 किलो ओम लगा है, तो 1 किलो ओम से डिवाइड करेंगे इसको, है ना, मैक्सिमम वोल्टेज को। तो मैक्सिमम जो कलेक्टर वोल्टेज है, तो IC मैक्स मुझे निकालना है। तो IC मैक्स इज मैक्सिमम कलेक्टर वोल्टेज विच इज 4.4 वोल्ट डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस आया, तो मतलब रेजिस्टेंस लिया हमने RC 1000, तो 4.4 इंटू 10⁻³ आंसर आ जाएगा ना, 4.4 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी कि 4.4 मिली एम्पियर। ये मैक्सिमम कलेक्टर करंट है। आई होप कि आपको ये बेसिक सा कैलकुलेशन समझ में आए। तो ये 4.4 मिली एम्पियर जो है कलेक्टर का मैक्सिमम करंट है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब फाइनली हमको कैलकुलेट करना है एरर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो टाइम ऑफ राइज है, इसमें जो एरर होता है उसका फॉर्मूला है dt इज इक्वल्स टू 0.7 C1 dRB1, मतलब एरर इन बेस रेजिस्टेंस प्लस RB1 की वैल्यू इनटू एरर इन द कैपेसिटर एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। मतलब इस तरीके से पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको कैलकुलेशंस करना है, तब जाके आपका एरर का कैलकुलेशन प्रॉपरली हो पाएगा। रेजिस्टेंस का एरर तो बहुत ईजी होता है निकालना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो बेस पे जो रेजिस्टर लगा हुआ है वो लगा हुआ है 3.3 किलो ओम का, और ये चौथा जो कलर है, चौथा कलर वो है गोल्ड। तो गोल्ड होता है टॉलरेंस, मतलब यानी कि एरर 5% का, सिल्वर होता तो 10%, है ना। तो यहाँ पे 5% का एरर है। तो 3.3 का अगर मैं 5% निकालूं, 3.3 किलो ओम का, तो 165 ओम आएगा, 165 ओम। तो 165 ओम मेरा एरर है। कैपेसिटर में एरर कैसे निकालेंगे, कैपेसिटर का इन जनरल अगर मैं सिरामिक कैपेसिटर ले लूं, सिरामिक कैपेसिटर, तो सिरामिक कैपेसिटर की एरर है ना कम से कम 15 से 20% होती है, 15 से 20%। ये जो डिस्क शेप का है ना सिरामिक कैपेसिटर है, तो उसकी वैल्यू में 15 से 20% की गड़बड़ होती है। लेकिन मैंने तो सिरामिक लिया ही नहीं है, मैंने तो ये बॉक्स लिया है जो कि काफ़ी एक्यूरेट है, इसीलिए इसमें ज़्यादा एरर नहीं आ रहा है। मतलब यानी कि इसमें ये देखिए मेरी वैल्यू क्या थी, मैं इसे क्या मान के चल रहा था 0.1 माइक्रोफैरड, लेकिन ये है कितना एक्चुअल में
1027 माइक्रोफैरेड, 0.1027। अरे नैनोफैरेड नीचे लिखा हुआ देखो, नैनोफैरेड, तो इसलिए 102 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में 0.102 है, मतलब समझ रहे हैं ना, 0.1027 टाइप का है माइक्रोफैरेड में। तो एरर तो है लेकिन बहुत कम एरर है, तो उसी को मैं एरर को लेके कैलकुलेशंस करता हूं। लेकिन आप याद रखिए, आप ऐसा मत करना, आप क्योंकि सॉरी, आप ये इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, आप इस्तेमाल करने वाले हैं सिरामिक कैपेसिटर्स, ये वाले सिरामिक। तो जब सिरामिक यूज करेंगे तो उसमें 15% का एरर आप मान के कैलकुलेशंस कर डालिए, 15% का एरर, ठीक है, 15 से 20% इन जनरल उनमें एरर होता है। यहाँ पे मैं इसको एरर लेके कैलकुलेशंस करता हूँ। तो आइए चलिए कैलकुलेशंस करके देखें कि कैसे किए जाते हैं। तो फाइनली ये है मेरे कैलकुलेशंस, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मुझे dt निकालना है, एरर इन राइजिंग टाइम निकाल, सॉरी एरर इन टोटल टाइम निकालना है, राइजिंग टाइम नहीं, सॉरी मैं गलती से बोल दे रहा हूँ, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम में जो गलती मुझे निकालना है वो 0.7, तो 0.7 मैंने लिख दिया। पहला कैपेसिटर मेरा था 0.1 माइक्रोफैरेड का, तो वो 0.1 माइक्रोफैरेड लिख दिया। और जो एरर वाला पार्ट है DRB1, उसको एरर को मैंने थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, 165 ओम प्लस, अब जो RB1 है वो कितना है, 3300 ओम, अरे 3.3 का है ना बेस का रेजिस्टर। और कैपेसिटर का जो एरर है वो कितना था, 0.0027 माइक्रोफैरेड, क्योंकि हमें कितना आ रहा था, कितना दिखा रहा था, देखो हमने माना तो था 0.1, लेकिन दिखा कितना आ रहा था, 0.1027, है ना, तो 0.0027 का एरर है। वैसे ही वापस से सेम, ये सब दोनों चीज़ें रिपीट है, इन दोनों का ही रिपीट चीज़ें ये, क्योंकि सब कुछ सेम है, तो इसलिए मैंने वापस लिख दिया। हालांकि अगर मैं अभी दूसरे कैपेसिटर में आपको लगा के दिखाऊंगा ना, तो उसमें एरर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट फिलहाल ज़िंदगी को ज़्यादा टफ ना बनाते हुए हम लोग ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो कैलकुलेशंस करने के बाद हमें क्या आंसर आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि कितना एरर है टाइम के अंदर, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टाइम के अंदर व्हाट इज़ द एरर। तो एरर का जो आंसर आया हुआ है 0.0356। वैसे इतने सारे डिजिट्स हमें लिखना अलाउड नहीं है, तो मैं इसे जो है, क्योंकि हम जब मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, हम तो 2 डिजिट ही मेजर कर पा रहे हैं ना CRO के ऊपर, हद में हद, तो बेसिकली इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, तो 0.04 हो जाएगा ये, समझ रहे हैं, तो 0.04 मिली सेकेंड, और वही मैं टेबल पे यहाँ पे डाल देता हूँ। तो 0.04 मिली सेकेंड का एरर है, मतलब 0.46 मिली सेकेंड टाइम में 0.04 मिली सेकेंड का एरर है। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैंने तो कर दिया इसे एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, है ना, अब आप करेंगे बाकी 2 वैल्यू, मतलब बाकी 3 वैल्यूज़ के लिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। तो ये 10 किलो ओम लेना है, ये 15 किलो ओम लेना है, और दोनों कैपेसिटर, मतलब दोनों कैपेसिटर जो आप लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, तो आप 0.1 ही कैपेसिटर लेना, ठीक है, फिर इसको 15 लेना, इसको 10 लेना, और 0.1 का कैपेसिटर लेना, एंड फाइनली 3.3 का रेजिस्टेंस वापस से रखना, और ये जो है कैपेसिटर बदल के 0.2 कर देना, 0.2, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग प्लॉट करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को जो है बेसिकली सब चीज़ें अच्छे से आई कि नहीं आई। सो दैट्स इट गाइज। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डालता रहूँ, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एटलीस्ट कमेंट्स में कुछ कहिए, कुछ बताइए कैसे लग रहे हैं आपको ये एक्सपेरिमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।